जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी और मालूमात तक रसाई के लिए पुरअज़्म है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत, मीडिया और सिविल सोसाइटी ने मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का खुद नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी दाखिला को कत्ल की FIR आज रात तक दर्ज करने का हुक्म। तहकीकात के लिए कीनिया जाने वाली कमेटी की हतमी रिपोर्ट भी आज ही तलब। हुकूमत मामले में मौसस अदालत से मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का PTI रहनुमाओं इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक जारी रखने की हिदायत। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट्स को PTI रहनुमाओं की ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों पर समाअत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट्स के फैसले तक मामले का हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। कश्मीर के इशू को सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान और उसकी टीम ने पहुंचाया। पाकिस्तान की सियासत की तरह कश्मीर की सियासत का भी बेड़ा गर्क किया गया। मुआविन खुसूसी अता तारड़ और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत में शिद्दत पसंदों के हाथों तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के 30 साल मुकम्मल। मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें भारत में गैर महफूज हैं। मिस्मार की गई मस्जिद की जगह पर मंदिर की जारी तामीर और जिम्मेदार मुजरिमों की बरियत की मजम्मत करते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी मोदी हुकूमत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और घिनौने जराइम का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज दूसरा मैच 9 दिसंबर से मुल्तान में खेला जाएगा। टीमों ने मुल्तान में डेरे डाल दिए। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को नाम नहाद असम्बली इंतखाबात में वोट डालने की इजाज़त देकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ा दी हैं। शिमाली कोरिया में कोरोना की सूरत हाल क्या है और जनूबी कोरिया पर वबा के फैलाव का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान के अंदर किस पर आयद की जा सकती है, जो आज अफगानिस्तान के हालात हैं? आपकी टीम और आप दाद के मुस्तहिक है कि आपने पूरा जो मसला है उसकी आप 1-2 मिनट में उसका अहाता आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज से किया। नैंसी पेलोसी ने इस विजिट से जो है ना ईस्ट एशिया के अंदर एक नई किस्म की जो है जंग डाल दी। जो लोग HIV पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके लिए इलाज मौजूद है और जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो इंग्लिश क्रिकेट टीम है ये यहाँ पर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए मौजूद है। कितना तारीखी लम्हा है ये, खास तौर पर क्रिकेट फैंस के लिए? न्यूज़ शो का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाली एक अहम मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी और मालूमात तक रसाई के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के 10 साला प्लान ऑफ एक्शन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया की आज़ादी के लिए सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर मौसर अमल दरामद के आज़म का इआदा किया। तफसील बताएंगे असद यार खान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के दिल के करीब है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने मुश्किल हालात के बावजूद जुर्रत और बहादुरी से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी और यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया भर में इज्जत कमाई। The recent murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident, and I spoke to the President of Kenya myself, and I spoke to other agencies in Pakistan for speedy action in this behalf. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission. I acknowledge and laud the work that the Pakistan Journalist Safety Coalition is doing to promote the cause of journalists, their safety, security and protection in their line of duty. इज़हार राय की आज़ादी को जमहूरियत का बुनियादी सतून करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एशिया में पहला मुल्क है जिसकी पार्लियामेंट ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की। वफाकी हुकूमत सूबों में भी इस हवाले से कानून साजी के लिए अपना किरदार अदा करेगी। Democracy and media freedom reinforce each other. They go hand in hand. And let me state with fullest authority at my command that despite the checkered history, Pakistan is and always will be a democracy. And let's hope and pray to God that this nascent democratic dispensation becomes stronger by the day through our collective efforts and decisions in the right direction. वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल में सेक्शन 6 से मुतल्लिक एतराज़ात का जायजा लेने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़राइज़ की अंजामदही के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। सीनियर सहाफ़ी व एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम के चेयरपर्सन हामिद मीर ने सेफ्टी कमीशन के कानून को नोटिफाई करने, कमीशन के लिए स्टाफ और दीगर सहूलतों की फराहमी, सूबों में भी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक कानून साजी और जर्नलिस्ट सेफ्टी बिल में सेक्शन 6 के इखराज के हवाले से अपनी तजवीज़ दी। इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट के रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि पाकिस्तान एशिया के उन पहले 5 मुल्कों में शामिल है जहां जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के 10 साला प्लान ऑफ एक्शन का इजरा हुआ। इस प्रोग्राम के इजरा से पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में कमी आई है। फ्रांस के सफीर निकोलस गेले, डेनमार्क के सफीर लाय नल्फ और नॉर्वे के सफीर पर एल्बर्ट ने तकरीब से खिताब में कहा कि इज़हार राय की आज़ादी के लिए सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। सहाफ़ियों के लिए महफूज माहौल की फराहमी को यकीनी बनाना है। हम अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स में सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इज़हार राय की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इज़हार राय की आज़ादी से माशरे के हकीकी मसाइल सामने लाए जा सकते हैं। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया है कि इजहार राय की आज़ादी और मालूमात तक रसाई ज़रूरी है, लेकिन आजकल की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो आजकल हर वो शख्स सहाफ़ी कहलाता है वो जो किसी भी चैनल से वाबस्ता हो, लेकिन सहाफ़त की असल तारीफ़ क्या है और सहाफ़ी क्या होता है और सहाफ़ी की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं सलमान गनी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी है, तज्ज़ियाकार है। सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एक सहाफ़ी की अगर हम तारीफ करते हैं तो क्या सिर्फ चैनल से वाबस्ता हो जाना, अखबार से वाबस्ता हो जाना ये सहाफ़त है या उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं? इस हवाले से सर थोड़ी सी पहले रोशनी डालिएगा, उसके बाद मैं अगले सवाल की तरफ आऊंगा। देखें, एक सहाफ़ी की बुनियादी जिम्मेदारी तो ये होती है कि वो जो कुछ देखता है या माशरे के अंदर जो रुझानात पर कुछ पा रहे होते हैं उसकी तर्जमानी का फरीदा सर अंजाम दे और उसमें अपनी राय को शामिल ना करे। आपने दुरुस्त कहा कि सिर्फ चैनल से वाबस्ता हो जाना ही सहाफ़ी नहीं होता। सहाफ़त जो है और ख़ास तौर पे आज़ादी सहाफ़त जो है ये जिम्मेदारी के साथ मशरूत है। इसमें अदारों की इज़्ज़त व तकरीम भी होती है, इसमें कौमी और अवामी मसाइल का हल भी होता है, इसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से किरदार भी शामिल होता है। और मैं समझता हूँ कि एक सहाफ़ी जो होता है वो अपना इंसाफ खुद करता है।
کہ उसने माशरे के अंदर अगर अपनी सहाफत की अहमियत और हैसियत को उजागर करना है तो उसको जिम्मेदारी का सबूत देना है और उसे अपने अदारे और ख़ास तौर पे जो हमारी इक़दार और रवैयात है उसका भी पाबंद होना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि आज की जो तकरीब है ये अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम ये तकरीब थी और ख़ास तौर पे आज सेफ्टी का इशू जो है वो सहाफ़ियों के हवाले से बड़ा अहम है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें अपने खिताब में जहाँ जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त को लाज़िम मलज़ूम करार दिया है, वहाँ इसमें उन्होंने बतौर पार्टी प्रेसिडेंट के भी अपनी एक कमिटमेंट जाहिर की है पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। और आज ही उन्होंने जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है अरशद शरीफ साहब के बेमाना कत्ल पे, उस पर भी आज उनका बयान सामने आया है। उन्होंने खैर मकदूम किया है इसलिए कि उन्होंने अरशद शरीफ साहब के बेमाना कत्ल पर एक लेटर पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को लिखा था और अदालत उज़्मा ने उस पर पेशरफ्त किया है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बरवक्त इक़दाम है। लेकिन फिर असल टॉपिक की तरफ आता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान एक नज़ाती मुमलिकत है तो हमारी सहाफ़त भी मादर पिदर आज़ाद नहीं होनी चाहिए, हमारी भी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए पाकिस्तान के हवाले से और अपनी इक़दार और रवैयात के हवाले से। सही। सलमान साहब ये भी बताते चलिएगा कि सहाफ़ी की बुनियादी जिम्मेदारी अगर कहें तो क्या है, और क्या किसी भी सहाफ़ी का मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार होना मुमकिन है? देखें, मैं इस हवाले से मेरी राय ये है कि मुकम्मल गैर जानिबदार होना आज की सूरत हाल में मुमकिन नहीं है, लेकिन गैर जानिबदार होना चाहिए। देखें, जब हम एक सहाफ़ी के तौर पे अपना रोल अदा करते हैं फिर हमें बाइस नहीं बनना चाहिए। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ महसूस करते हैं वो अपने अवाम के सामने रखना चाहिए। और आज की सहाफ़त के आगे भी बहुत सारे सवालिया निशानात इसलिए खड़े हैं कि हमारे कुछ सहाफ़ी जो है वो बायस बन चुके हुए हैं और ये सिलसिला जो पाकिस्तान में सहाफ़त को मजबूत नहीं करता बल्कि कमज़ोर करता है। और मैं समझता हूँ कि आज जब ये हम समझते हैं कि सहाफ़त हर आने वाले दिन में अपनी एक मौसर अहमियत और हैसियत अख्तियार कर रही है, तो इसमें जब उसकी अहमियत और हैसियत की बात करते हैं उसमें हमारी जिम्मेदारियां उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमें भी किसी हद तक के काबिल मुआवजा होना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से, अपने माशरे के हवाले से और अपनी इक़दार के हवाले से। सर, इसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि आज मौजूदा दौर की अगर हम बात करते हैं तो सहाफ़ियों का जो तहफ़्फ़ुज़ है ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो ये आप किसकी ज़िम्मेदारी समझते हैं? क्योंकि अभी हालिया वाक़यात आपके सामने हैं कि किस तरह कंटेनर के नीचे एक जो है वो लाहौर की एक सहाफ़ी जो है वो आई, वो जाँ बहक हो गई। इसी तरीके से इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सर सहाफ़ियों की ट्रेनिंग, उनका तहफ़्फ़ुज़, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? देखें, ट्रेनिंग तो हमारे मीडिया के अदारों की जिम्मेदारी है। जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं तो वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है और आईने पाकिस्तान इसकी गारंटी करता है। और आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस तकरीब से खिताब करते हुए कानून साजी का जिक्र भी किया कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फेडरल हुकूमत ने अपनी कानून साजी की है और हम सूबाई हुकूमतों पर भी जोर देंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब हम जमहूरियत की पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं तो एक जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत बनाने में भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया का एक किरदार है और ये किरदार हम इस तरह अदा कर सकते हैं कि जो जमहूरी हुकूमतें हैं, जो मुंतखब हुकूमतें हैं, उन पे ये प्रेशर रखा जाए कि वो अपने आप को अपने मकासद तक महदूद रखें और हम जो लोग मसाइल ज़्यादा तबकात हैं उसकी आवाज़ बने। देखें, एक बामकसद सहाफ़त एक जमहूरी मुल्क के अंदर ज़रूरी होती है और बामकसद सहाफ़त करने के लिए जो सहाफ़ी है वो भी ट्रेंड सहाफ़ी होना चाहिए। सही। सलमान साहब ये भी बताते चलिएगा, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा वर्ड सुनते हैं इजहार राय की आज़ादी, इस पर बहुत ज़ोर भी दिया जाता है। मालूमात तक रसाई भी आजकल बहुत आसान हो चुकी है लोगों की। ये बताते चलिएगा कि क्या बगैर किसी बाउंड्रीज़ के ये सब होना चाहिए? क्या इजहार राय की आज़ादी पर कहीं पे कोई बेंचमार्क होना चाहिए कि यहाँ पर आके ये स्टॉप होनी चाहिए, या इनको जो है वो बगैर किसी बाउंड्रीज़ के ही रहना चाहिए? देखें, दो तीन क्वेश्चन आपने कर दिए। इसमें जहाँ तक आपने मालूमात तक रसाई की बात की है तो ये तो होनी चाहिए, लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो अपोजिशन में तो इसकी बात करते हैं, लेकिन जब हुकूमतों के अंदर मौजूद होते हैं और ख़ुद उन पर हरफ आ रहा होता है तो फिर वो मालूमात तक रसाई देने के लिए ना सिर्फ ये कि तैयार नहीं होते बल्कि उल्टा सहाफ़ियों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते नजर आते हैं। जहाँ तक आपने ये बात की कि किस हद तक आज़ादी,
देखें, पाकिस्तान एक नज़रियाती ममलिकत है और एक नज़रियाती ममलिकत के तौर पे जो मादर पितर आज़ादी के मैं ज़ाती तौर पे खिलाफ हूँ, हमारी भी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। बात यह कि जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो ये मादर पितर आज़ादी नहीं है, ये ज़िम्मेदारी के साथ से मशरूत है। इसमें अदारों की एक इज़्ज़त व तकरीम है, इसमें जमहूरियत के साथ एक कमिटमेंट है, इसमें पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा आवाम की आवाज़ बनना शामिल है, इसमें इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी है। तो ज़िम्मेदारी के साथ जब हम सहाफ़त करेंगे तो फिर हमें किसी से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अपोजिशन में तो इसकी बात करते हैं, लेकिन जब मसरत इक़्तिदार पे पहुंचते हैं तो वो अपने तमाम दावे भूल जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इस खिताब में जहाँ ये बात की कि हुकूमत आज़ादी इज़हार और मालूमात तक के रसाई देने के लिए पुरज़्म है, वहाँ पर वो जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त को एक दूसरे के लिए नागुज़ीर करार देते नजर आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तर्ज़ अमल पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियन को भी इख्तियार करना चाहिए और हमें भी अमल पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों और तमाम जो शख्सियात हैं उनको इख्तियार करना चाहिए। और सहाफ़त यकीनी तौर पर मादर पितर आज़ादी का नाम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह सदफ हमने देखा कि सलमान साहब बात कर रहे थे कि सहाफ़त बुनियादी तौर पर यह है कि इसमें आप लोगों के हुकूक के हवाले से बात करें। कहीं भी नहीं लिखा कि मादर पितर आज़ादी आपके दिल में जो आ रहा है आप लिख दें, आप बोल दें, ये कतई तौर पर सहाफ़त नहीं है। बिल्कुल इसी तरह नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक अज़ खुद नोटिस में तहकीकात के लिए कीनिया जाने वाली कमेटी की हतमी रिपोर्ट आज तलब कर ली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सेक्रेटरी दाखिला को अरशद शरीफ कत्ल की FIR आज रात तक दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से होने वाली तहकीकात और वहाँ मुकदमे के इंदराज के हवाले से वजारत ख़ारजा से तफसीलात भी तलब की हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के तहत कानून की हुक्मरानी अवाम का बुनियादी हक है। अवाम के खदशात दूर करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें अरशद शरीफ के कातलों को मालूम किया जाए। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट में कुछ मवाद हसास होने की सूरत में अदालत मामले के समाअत चैम्बर में भी कर सकती है। 43 रोज बीत गए लेकिन तहकीकाती कमेटी की हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की लाश की मेडिकल रिपोर्ट भी तसल्ली बख्श नहीं है। मामले की अहमियत के पेश नज़र समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी सच की आवाज़ हैं, तमाम हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। समाअत के आगाज पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हतमी रिपोर्ट तैयार है, जिसे जायजे के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव को पेश किया जाएगा। अदालत ने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव को भेजने का अदालती कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। अज़ खुद नोटिस की समाअत कल फिर होगी। चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ कत्ल का आज अज़ खुद नोटिस देते हुए दाखिला, खारिजा और इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरीज, डायरेक्टर जनरल IB और सदर PFUJ को नोटिस जारी करते हुए मामला फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया था। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज़ खुद नोटिस लेने का खैर मक़दम करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत इस मामले में मुअज़्ज़ज़ अदालत से मुकम्मल ताउन करेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और पार्टी के रहनुमाओं असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की इजाज़त देते हुए मामला निपटा दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर और सिंध हाई कोर्ट्स को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर जल्द समाअत मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट्स के फैसले तक मामले का हतमी फैसला जारी करने से भी रोक दिया है। दौरान समाअत अदालत ने इलेक्शन कमीशन पर यह वाज़ेह किया कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स ने इसे मामले की समाअत से नहीं रोका था। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में खवातीन की नमाज पर पाबंदी और सफाई के नाक़िस सूरत हाल की रिपोर्ट का नोटिस देते हुए कहा है कि दुनिया भर की मसाजिद में मुनासिब इस्लामी लिबास और सर ढाँप कर खवातीन को नमाज पढ़ने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि फैसल मस्जिद मजहबी और सियाहती अहमियत की हामिल है, लेकिन मरकज़ी हॉल में ना तो खवातीन के लिए नमाज की अलहदा जगह है और ना ही इसमें दाखिले की इजाज़त है। सदर ममलकत का कहना था कि ज़ईफ़ और बीमार ख़वातीन को लिफ्ट ना होने की वजह से भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कौमी अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए सदर ममलकत ने कहा कि मेरी राय में ख़वातीन को मरकज़ी हॉल में मखसूस जगह पर नमाज अदा करने की इजाज़त और इस अजीम मस्जिद की तामीराती खूबसूरती सराहने के लिए मरकज़ी हॉल में जाने की भी इजाज़त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी ये राय हरमैन शरीफैन समेत पूरी दुनिया के मुशाहिदे पर मबनी है। इस ज़िम्न में CDA ने ऐवान सदर को अपनी रिपोर्ट में बताया कि सूरत हाल की बेहतरी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। दावा अकेडमी की पुलिस की पॉलिसी के तहत सिर्फ एक
گیلری خواتین کے لیے مختص ہے۔ مرکزی ہال میں خواتین کو داخلے کی اجازت نہیں۔ صدر مملکت خواہش ظاہر کی کہ فیصل مسجد کے منتظم ان مسائل پر مزید وضاحت کریں۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما بیگم نجمہ حمید مرحومہ کی راولپنڈی میں رہائش گاہ جا کر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مرحومہ کے احسان و ثواب کے لیے فاتح خوانی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ انہوں نے مرحومہ کے صاحبزادوں، چھوٹی بہن طاہرہ اورنگزیب اور بھانجی مریم اورنگزیب، حسن اورنگزیب سمیت اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپا نجمہ کی وفات کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ مرحومہ بہت شفیق اور مخلص بہن تھیں۔ پارٹی اور قیادت کے لیے ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپا نجمہ نے موسموں کی سردی گرمی کی کبھی پرواہ نہیں کی، وفاداری اور نظریات کا پرچم تھامے ہمیشہ بہادری سے میدان میں موجود رہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بیگم کلثوم نواز مرحومہ کی تاریخی جدوجہد میں آپا نجمہ چٹان بن کر ان کے ساتھ تھیں۔ آپا نجمہ قائد محمد نواز شریف کی مخلص بہن تھیں۔ وہ زبان سے ہمیشہ عمل سے اپنی وابستگی، اخلاص اور وفاداری ثابت کرتی تھیں۔ بہن کلثوم کی وفات کے بعد ایک اور بہن جنت سدھار گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیگم نجمہ حمید مرحومہ راولپنڈی میں پارٹی کی پہچان اور ان کا گھر مسلم لیگ نون کا قلعہ تھا۔ طاہرہ اورنگزیب اور دیگر اہل خانہ نے وزیر اعظم کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے کہ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے۔ IMF کے پروگرام کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ معاشی مشکلات عارضی ہیں، ان پر جلد قابو پا لیں گے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی۔ عوام نے عمران خان کے ہر بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو معاشی بحران ورثے میں ملا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک ہم سب کا ہے، ملکی مفاد پر سیاست قابل قبول نہیں، ملک کا استحکام سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان ہم سب کی انا سے بڑا ہے۔ ہم اپنی سیاست کریں لیکن پاکستان کے مفادات سے نہ کھیلیں۔ یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس ملک کے استحکام کے ساتھ ہی ہم سب کی سیاست وابستہ ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ملک میں ہونے والی 7ویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم و خانہ شماری پر 34 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ مردم شماری کے نتائج 30 اپریل تک آئیں گے اور آئندہ انتخابات اسی مردم شماری پر ہوں گے۔ وہ فیصلے جو عمران خان صاحب نے خود CCI کے ذریعے کیے اور جن کا اعلان اسد عمر صاحب نے خود کیا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا، انہیں اسی کی روشنی میں کچھ صبر کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مردم شماری کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعداد و شمار سے ہی شہریوں کو صحت، تعلیم، پینے کے صاف پانی اور دوسری سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے مؤثر منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ دوسرے مقررین نے کہا کہ ملک میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم اور خانہ شماری ہو رہی ہے، جس میں نادرا، NTC، سپارکو اور دوسرے اداروں کے ساتھ صوبائی حکومتیں مل کر کام کریں گی۔ مردم شماری میں 614 تحصیلوں میں 1,26,000 ٹیبلٹ استعمال کیے جائیں گے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے سردار تنویر الیاس کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ کشمیر کے ایشو کو سب سے زیادہ نقصان عمران خان اور اس کی ٹیم نے پہنچایا۔ پاکستان کی سیاست کی طرح کشمیر کی سیاست کا بھی بیڑا غرق کیا گیا۔ عمران خان کو اسمبلیاں توڑنے کا چیلنج بھی دے دیا۔ اسلام آباد سے مریم ملک کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ لیگی رہنماؤں نے وزیراعظم آزاد جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کے ساتھ پریس کانفرنس میں معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان کا بیانیہ کشمیر کے عوام نے مسترد کر دیا۔ بلدیاتی انتخابات میں شکست کو چھپانے کے لیے بدتمیزی کا ڈرامہ رچایا گیا۔ وزیر اعظم کی تقریب کے دوران موصوف نے کھڑے ہو کے تو تلخ کلامی شروع کر دی وزیر اعظم کے ساتھ۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ کشمیر کے الیکشن میں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے کشمیر کو ہمیشہ عمران نیازی نے دھچکا دیا ہے۔ کشمیر کی وزارت عظمیٰ بیچنا اس سے برا فیل نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اور آپ کے اہل خانہ نے
सेंटोरस के मालिक से पैसे लेके उसको वजीर आज़म बनाया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर ने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता रोज होने वाली तकरीब में वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मदऊ ही नहीं किया गया था। इल्जाम आयद किया कि कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात में पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। क्या वजह है कि वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बगैर बुलाए, बगैर दावत के वहाँ चले गए? बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर मुतालबा करता हूँ फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से माफ़ी मांगे। लीगी रहनुमाओं ने सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों बाबरी मस्जिद को शहीद किए आज 30 बरस मुकम्मल हो गए हैं। बीजेपी के हिंदुत्व नज़रिए के ज़ेर इक़्तिदार भारत में मुनज़्ज़म अंदाज से आज भी मुसलमानों की इबादतगाहों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। भारतीय अक़लियतें दुनिया से इन बढ़ती इंतहा पसंदी की वारदातों का नोटिस लेने का बारहा मुतालबा कर रही हैं। ज़िशान अली भट्टी की रिपोर्ट देखिए। 6 दिसंबर 1992 का दिन तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत नाम नहाद जमहूरी भारत के चेहरे पर एक स्याह धब्बा है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। 1528 में मुगल दौरे हुकूमत में भारत के मौजूदा शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर की गई। 1992 में हिंदू इंतहा पसंद पूरे भारत से अयोध्या में जमा हुए और हजारों सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में 6 दिसंबर को 16वीं सदी की यादगार बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। दुनिया में जमहूरियत और इंसाफ के हवाले से भारतीय दावों की असलियत बाबरी मस्जिद केस में खुलकर सामने आ गई जब भारतीय अदलिया ने नाकाबिले तरदीद सबूतों की मौजूदगी में RSS के दहशत गर्दों को बरी कर दिया। तर्जमान दफ्तर हारजा ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर हिंदू मंदिर की जारी तामीर और जिम्मेदार मुजरमों की बरियत की मजम्मत करते हुए भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि बाबरी मस्जिद को उसकी असल जगह पर दोबारा तामीर किया जाए और जिम्मेदार मुजरमों को मुनासिब सजा दी जाए। भारत में अक़लियतों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक को खुसूसी अहमियत हासिल है। सिख बरादरी समेत तमाम अक़लियतों को पाकिस्तान में अपनी मजहबी रस्मात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान में अक़लियतें अफवाज समेत सरकारी इदारों में अच्छे मनसब पर फाइज हैं। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निशान भट्टी की रिपोर्ट आप मुलाजा कर रहे थे और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि भारत के अंदर अक़लियतों के साथ होने वाला सलूक ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात जिसकी अगर हम बात करें, ख़ास तौर पर बाबरी मस्जिद की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हमने देखा कि ना सिर्फ हिंदुत्व हुकूमत की जानिब से अपनी अदालतों को इस्तेमाल किया गया, बल्कि वहां पर मौजूद मुसलमानों के इस इबादत गाह को अपना बनाने के लिए उसके ऊपर मंदिर तामीर करने की भी इजाजत दे दी गई। सर, ये जो हम देख रहे हैं, ये सूरत हाल, ये भारत का मकरू चेहरा, ये आप समझते हैं कि दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए? अयाज असलम साहब आपको सलाम, सदफ अली खान साहब आपको सलाम। आपने बिल्कुल सही फरमाया। बुनियादी तौर पे ये जो बाबरी मस्जिद थी, ये इब्राहिम लोदी के साथ जब टाकरा हुआ सुल्तान बाबर का, तो 1526 में उन्होंने ये तामीर करवाई और ये इंतहाई पत्थर से बनी हुई खूबसूरत मस्जिद थी, बहुत बढ़िया काम था। और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी बानियान के बुतों को कीमती विरसा करार देकर तालिबान पर तनकीद कर सकती थी, तो बीजेपी और शिवसेना भी तो इसी तरह की इंतहा पसंद मजहबी जमात हैं जिसने इतनी कीमती तारीखी विरसे को सियासत की नज़र कर दिया, तो उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों खामोश है। दूसरी बात ये कि ये वाकया बुनियादी तौर पर भारतीय जो सेकुलरिज्म है उसके सियासत और उसके निज़ाम में और उसकी अदलिया के हवाले से उसकी कलई को खोल कर रख देता है, जिसमें मुस्लिम दुश्मनी रोज़े रोशन की तरह आया नजर आती है। और फिर तीसरी बात यह कि 1992 को जब ये शहादत का वाकया बाबरी मस्जिद को पेश आया, 9 नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया, तो उससे हुआ ये कि भारत के अंदर हमें हिंदू इंतहा पसंदों को तकवीयत हासिल होते हुए नजर आती है। और उसके बाद जो कुछ मुसलमानों के साथ होते हुए नजर आया, फिर सिखों के साथ होते हुए नजर आया, फिर ईसाइयों के साथ होते नजर आया, फिर दल्लतों के साथ होते नजर आया, तो उनको एक किस्म की उनको शे मिल गई और इससे भारत की इकाई को बजाते खुद बड़ा नुकसान पहुंचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो फलस्तीन और कश्मीर के मसले को जो है वो बैनुल अक़वामी ताकतें हाथ नहीं लगाती,
दूसरी तरफ माइनॉरिटीज के साथ जो ज्यादतियां होती हैं उसके ऊपर खामोशी अख्तियार की जाती है, तीसरी तरफ जो एक इंटरनेशनल जो एक विरसा हमें नजर आता है, उस विरसे को प्ली बनाकर कुछ कौमों को, तारीखी विरसों को प्ली बनाकर कुछ कौमों को आप तनकीद करते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं। तो ये बजाते खुद जो ये दोहरा मयार है, ये दोहरा मयार बैनुल अक़वामी निज़ाम के अंदर खराबी पैदा करता है और जिससे बेचैनी और बदअमनी पैदा होती है। जी डॉक्टर साहब, ये भी बताते चलिएगा कि हमने देखा कि इससे पहले भारत में किसानों के खिलाफ कवानीन आए, क्योंकि जो ज़्यादातर तादाद है किसानों की वो सिख हैं, सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि मुसलमानों की दोहरी शरीयत के हवाले से जो है वो कवानीन बनाए गए। एक लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है भारतीय सोसाइटी के अंदर, जिस तरह से हिंदुत्व की वहाँ पर हुकूमत का राज है, इसके खिलाफ किस किस्म के आलमी कवानीन बन सकते हैं, किस तरीके से इसको हम जो है वो कट डाउन कर सकते हैं ओवरऑल? देखें जी, ये तो यूनाइटेड नेशन जब बना था ना, तो उसमें ह्यूमन राइट्स उनकी काउंसिल है और ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर, लिबरलिज्म के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है और पूरा वेस्ट जो है इसके ऊपर काफी सेंसिटिव है। लेकिन भारत के हवाले से चूंकि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, फिर वहाँ पे जो उनकी माशी मफादात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो भारत को तनकीद नहीं करते। अलबत्ता जैसे कनाडा है, ये पाकिस्तान और कनाडा के अंदर ये मुश्तरका ये चीज़ें हैं कि कनाडा भी चाहे वो सिखों के खिलाफ एक्शन था या मुसलमानों के खिलाफ एक्शन था या कश्मीर में जो ज्यादतियाँ होती हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाते हुए हमें नज़र आता है। काफ़ी कॉमन पॉइंट्स हैं बिटवीन कनाडा एंड पाकिस्तान। तो इस हवाले से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके अंदर, उसके निज़ाम के अंदर ऑलरेडी ये मौजूद है चीज़ कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बुनियाद के ऊपर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो मुदाखलत कर सकती है और ये अंदरूनी जो मसला करार देकर इससे इससे नज़रअंदाज इसको नहीं किया जा सकता। तो बुनियादी तौर के ऊपर वो तो चीज़ मौजूद है, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है इस वक्त। और इम्प्लीमेंटेशन का मसला ये है कि भारत का जो इस वक्त दो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। एक तो ये कि भारत का जो नैरेटिव है उसको इस वक्त वेस्ट सपोर्ट कर रहा है और भारत की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मौजूद है, तो लिहाजा भारत का इस तरह का इमेज पेंट किया जाता है जहाँ पे ये चीज़ें छुप जाती हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है। वो नेगेटिव ये है एस्पेक्ट इसका कि आप भारत जितनी भी तरक्की कर जाए, लेकिन चूंकि अंदर जब खलकशार होगा तो ये भारत की ज़मीन नीचे से निकाली जाएगी और उस वक्त भारत धड़प से नीचे आके गिरेगा और ये डिक्लाइन कर जाएगा। और जब उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो आपकी सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो माइनॉरिटी की शक्ल के अंदर है, जिसने मुख्तलिफ अदवार में भारत की तरक्की में और माशरे के अंदर किरदार अदा किया, अगर उसको आप इस तरह से उसकी सिक्योरिटी को आप गजन पहुँचाएंगे और वेलफेयर को, तो अगर वो उठ खड़े हुए, जो कि नज़र आ रहा है उठ खड़े हो रहे हैं, तो उस सूरत में भारत की इकाई जो है वो इकाई नहीं रहेगी। जी सही, भारत की इकाई नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, आप माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने PTV न्यूज़ को अपना वक्त दिया। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं नाज़रीन के खुद भारत के अंदर ये सूरत हाल है कि वहाँ पर ना तो अक़लियतें महफूज हैं और हिंदुत्व का नज़रिया वहाँ हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद परवान चढ़ रहा है, तो वहीं अगर कश्मीर की बात की जाए जहाँ भारतीय बर्बरियत का सिलसिला जारी है, तो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज़ उमर फारूक ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया है कि वो दरीना तनाज़ा कश्मीर से निपटने के लिए G20 ममालिक के लिए तजवीज़ करदा पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए तैयार क्यों नहीं हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीरवाइज़ उमर फारूक ने यह बात नरेंद्र मोदी के हालिया मज़मून के रद्द-ए-अमल में एक बयान में कही, जिसमें उन्होंने भारतीय सदारत में G20 ममालिक के लिए पॉलिसी का खाका पेश किया था। हुर्रियत रहनुमा ने भारतीय हुकूमत के दोगलेपन को बेनकाब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी G20 के मुस्तकबिल के बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो इसमें मुखलिस हैं, तो फिर वो जम्मू और कश्मीर के लिए ऐसा क्यों पसंद नहीं करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने गुज़श्ता इंतखाबात में धांधली का एतराफ़ करते हुए भारतीय हुकूमत को खबरदार किया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आइंदा के इंतखाबी अमल में मुदाखलत से बाज रहें। श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने मकबूजा इलाके में लोगों को हिरासत करने वाली भारतीय फोर्सेस को शिकस्त देने के अज़्म का इजहार किया। इसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इस्लामाबाद के इलाके काजीगंज में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत कश्मीर में पंडित बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। वो पंडितों के दुखों और तकलीफों को सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। जद्दा में मुकीम मुमताज़ कश्मीरी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कश्मीर कमेटी ने OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से
से मुलाकात की और उन्हें मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वफ़द ने OIC के सरबराह पर जोर दिया कि वह तनाज़ा कश्मीर के पायदार हल के लिए सफारती और कानूनी कोशिशें तेज़ करते हैं। इसके साथ साथ भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक की जबरी और गैर कानूनी नजरबंदी को 40 माह मुकम्मल हो गए हैं। उन्हें 4 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी से एक दिन कबल श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि मीरवाइज उमर फारूक 4 अगस्त 2019 से मुसलसल घर में गैर कानूनी तौर पर नसबंद हैं और उनके तमाम हुकूक सलब कर लिए गए हैं। भारतीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकार उनकी रिहाइशगाह के बाहर मुस्तकिल तौर पर तैनात हैं। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में कश्मीरी सियासी रहनुमाओं, कारकुनों, सहाफ़ियों, नौजवानों और दीगर की हालत इज़ार पर भी शदीद तशवीश का इज़हार किया है, जो गुज़श्ता कई बरस से भारत की जेलों और मुख्तलिफ हुकूमत खानों में कैद हैं। नाज़रीन, शेख ज़ैद हस्पताल कोयटा में बच्चों को कैंसर जैसी मूसी बीमारी से बचाने के लिए जदीद तरीन यूनिट इंडस हस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क ने सूबाई हुकूमत की मुआवनत से काम शुरू कर दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मीर सलाम जोगिज़ई। शेख ज़ैद अस्पताल कोयटा में बच्चों के जदीद कैंसर यूनिट का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज उकेली और सदर इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क डॉक्टर बारी खान ने किया। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कीन है और ईगर है कि हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज को हम जितना इम्प्रूव कर सकें उतना और करें, जैसे हमने आपको ग्वादर में फैसिलिटेट किया है। शेख ज़ैद अस्पताल कोयटा में कायम बच्चों का कैंसर यूनिट कुल 14 बेड, 7 डे केयर सेंटर और 2 इमरजेंसी बेड पर मुश्तमिल है, जिसको इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क हुकूमत बलूचिस्तान की इश्तराक से न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के कैंसर के शिकार बच्चों को भी इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करेगा। हमारा मिशन ये है कि यूनिट को अपने पाँव पे खड़ा करें और ताकि बलूचिस्तान के ही डॉक्टर, नर्सें और स्टाफ इस यूनिट को चलाएं और ये यूनिट सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और यहाँ के बच्चों को वही इलाज मिले जो कराची में बच्चों को इंडस हॉस्पिटल में मिलता है। सूबा बलूचिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत महकमा सेहत के इस अजीम प्रोजेक्ट से सूबे की आवाम का दरीना मुतालबा भी पूरा हो गया। मीर सलाम जोगेज़ई, PTV न्यूज़, कोयटा। और मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के 91वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाने की तकरीब मुनक्किद हुई। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की बहादुरी और शुजाअत की दास्तान पेश कर रहे हैं लाहौर से मोहम्मद आसिम भट्टी। मादर वतन की धरती खुशनसीब है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जैसे कौम के निडर और बहादुर बेटों की कुर्बानियां शामिल हैं। निशान हैदर और सितारा जुर्रत हासिल करने वाले कौम के इस अजीम सपूत ने 2 जंगों में बहादुरी और शुजाअत की तारीख रकम की। 28 अप्रैल 1943 को गुजरात में पैदा होने वाले शब्बीर शरीफ के वालिद भी फौज में थे। वतन पर मर मिटने का जज्बा उनके खून में शामिल था। 1965 में पाक भारत जंग में बहादुरी से लड़ने पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। दिसंबर 1971 में जंग के दौरान सुलेमानकी सेक्टर में भारतीय फौज के दांत खट्टे किए और दुश्मन के दर्जन फौजी वासिले जहन्नुम और कई टैंक तबाह किए। अपने मामू अजीज भट्टी शहीद के नक्शे कदम पर चलते हुए मेजर शब्बीर ने भी सुन्नत शब्बीरी अदा की और खुद को वतन पर कुर्बान कर दिया। में जो उनकी जो सबसे अहम मुलाकात थी वो आखिरी मुलाकात थी कि वो घर से गए हैं, हम सबको मिल के, मेरी वालदा को, हम सबको, और 1 घंटे के बाद वो फिर वापस आए हैं। और सिर्फ इसलिए आए और उन्होंने क्या कहा कि नजमी तो मुझे गेट तक छोड़ने नहीं आई आज। एग्जाम्पल है फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग मी और माय फैमिली। हाँ, दलेर और बड़ा डेडिकेटेड किस्म का सोल्जर था। तो वॉर में भी हम लोग 65 में भी 71 में हमें इकट्ठे थे। मेजर शब्बीर शरीफ जो एक 30 फुट के ऊंचाई पे इंडियन बन था उसके ऊपर खड़े थे और कभी अपने कंपनी को जो है ना गाइड कर रहे थे। तो मैंने जाके उनको कहा, मैंने कहा कि सर ये आपने तो झंडा अपने आप को बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि शहरियार जो गोली लगनी है वो लगेगी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मलिक आमिर मोहम्मद खान ने उनके मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में सिविल व अस्करी हुकाम
اور شہید کے لواحقین نے شرکت کی۔ میجر شبیر شریف شہید جیسے دھرتی کے عظیم سپوتوں کے لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہی ہم آج آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ قوم تا قیامت اپنے شہداء کی احسان مند اور مقروض رہے گی۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، اگر کلاسیکی موسیقی کی بات کریں تو کلاسیکی موسیقی کی تاریخ روشن آرا بیگم کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ ملکہ موسیقی کا خطاب پانے والی عظیم گلوکارہ کی 39ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستانی میوزیکل انڈسٹری میں منفرد پہچان کی حامل اور دل میں اتر جانے والی آواز کی مالک کلاسیکل گلوکارہ روشن آرا بیگم کا فن کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ روشن آرا بیگم نے بے شمار فلموں کے لیے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ ان کا تان لگانے کا انداز اتنا سریلا اور میٹھا ہوتا جیسے کوئی ندی دھیرے دھیرے بہہ رہی ہو۔ حکومت پاکستان نے روشن آرا بیگم کی فنی خدمات کے اعتراف کے طور پر 1960 میں انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ اس کے علاوہ انہیں ملکہ موسیقی کا خطاب بھی دیا گیا۔ اور کلاسیکل موسیقی کے بعد اگر ہم بات کریں فن قوالی کی تو فن قوالی کے بیتاج بادشاہ اور عالمی شہرت کے حامل نامور پاکستانی قوال عزیز میاں کی آج 22ویں برسی ہے۔ عزیز میاں قوال کی فنی زندگی پر دیکھتے ہیں حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ۔ پھرتی رہے اب عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں۔ شہنشاہ قوالی عزیز میاں قوال 27 جولائی 1942 کو بھارت کی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے، جبکہ قیام پاکستان کے وقت ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہو گیا۔ عزیز میاں قوال نے 10 سال کی عمر میں لاہور کے استاد عبدالواحد خان کی زیر نگرانی ہارمونیم سیکھنا شروع کیا۔ عزیز میاں قوال نے اپنی فنی کیریئر کا آغاز نجی محافل سے کیا، تاہم 1967 میں انہوں نے ایران میں شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے سامنے جب اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو شاہ ایران کو ان کی پرفارمنس اتنی پسند آئی کہ انہوں نے عزیز میاں قوال کو طلائی تمغہ عطا کیا اور یہیں سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا۔ آپ نے 1967 سے 2000 تک بے شمار قوالی خود بھی شاعر تھے اور اکثر اپنا لکھا کلام ہی گاتے تھے، تاہم آپ نے علامہ محمد اقبال اور کپیل شفائی کا کلام بھی گایا۔ آپ قوالی گانے میں اپنا ایک منفرد انداز رکھتے تھے۔ عزیز میاں کی بیشتر قوالیاں دینی رنگ لیے ہوئے تھیں، لیکن انہوں نے رومانوی رنگ میں بھی خاصی کامیابی حاصل کی۔ حکومت پاکستان نے عزیز میاں قوال کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ 6 دسمبر 2000 میں عزیز میاں قوال ایران کے شہر تہران میں جگر کے عارضے کے باعث انتقال کر گئے، جبکہ ان کو ملتان میں سپرد خاک کیا گیا۔ شاندار فنی خدمات کے باعث عزیز میاں قوال کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ یہاں ایک بریک لیں گے جس کے لیے ایک بعد آپ دیکھ سکیں گے اسپورٹس کے حوالے سے ہمارا خصوصی سیگمنٹ۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔